स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. So let's move to the answer writing session now. पिछले session में we have seen the topics, right? We have elaborately seen approximately 10 topics of the medieval India, and ये medieval India के important topic, thereafter उसके question जो उसका एक overview मैंने दिया था, we have also discussed why those topics are important. And मैंने आपको ये बताया भी था कि these topics are just for filling up your lacunas in the preparation. Since we are talking of the mains, and mains में हमेशा problem होता ही है बच्चों को कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, एंड इन दी एंड फिर उसके वजह से एक तो क्वेश्चन मिस आउट हो जाएगा या फिर मार्क्स कम हो जाएंगे होंगे। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आंसर राइटिंग। जैसे एंशन में हमने किया था कि टॉपिक डिस्कशन एंड आफ्टर आंसर राइटिंग, वैसे मीडियल में कुछ करेंगे, बट यहाँ पे हैंड रिटन आंसर जो है अब लिखने का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, तो विल जस्ट चेक द पॉइंट चेक कर लेंगे, या कब आपके आंसर में ये सारे कीवर्ड एंड आफ्टर पॉइंट रहेंगे, then obviously you can secure at least 50 to 60% of the marks in each and every one of this question. So today we are going to discuss two questions precisely. तो ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर अब बात करते हैं। So let's go to the question. एक एक करके फिर क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले जो है छोला टेम्पल आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। छोला टेम्पल आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, यूपीएससी ने बार बार यहाँ पे सवाल जो है वो पूछे ही है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो क्वेश्चन था दैट इज 2021 का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कि छोला रूलर वेर नॉट ओनली माइटी कॉन्करर, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, बट ऑल्सो बिल्डर ऑफ द फाइन टेम्पल। एंड फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी है कि टॉकिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन मैंने आपको एंशन में समझाई भी थी ये चीज़ कि एक कोई आइडियल इंट्रोडक्शन आइडियल कंक्लूजन जो है आपके आंसर का नहीं होता है, एंड इनफैक्ट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कभी ज़्यादा मार्क्स कैरी भी नहीं करते हैं। तो इसके वजह से एटलीस्ट गिव अ at least certain sort of the introduction which is related to the Chola kingdom. तो छोला किंगडम के ऊपर एक जनरल इंट्रोडक्शन वी कैन गिव। सो फॉर एग्जांपल छोला किंगडम या फिर इंपीरियल छोला किंगडम which arrived on South Indian horizons in 9th and 10th century AD ultimately ended up becoming the largest empire and an imperial empire across South Asia and Southeast Asia. तो ऐसे करके जनरल इंट्रोडक्शन भी आपने दे दिया, that is more than sufficient. अगर इसके अलावा और कोई इनोवेटिव इंट्रोडक्शन देना है देन ऑब्वियसली यू कैन यूज सर्टन हिस्टोरियोग्राफी और यू कैन यूज सर्टन अदर फैक्चुअल डाटा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट माय पर्पस टू स्टैंड ओवर हियर इज टू गिव यू मैक्सिमम पॉइंट, एंड मैक्सिमम पॉइंट आपको बॉडी में ही आने वाले हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू रिक्वायर्ड टू राइट इन योर बॉडी, देन बॉडी में जो आपको बेसिकली छोला एज अ मिलिट्री कॉन्करर जो है वो बताने पड़ेंगे, मतलब राजा छोला एंड आफ्टर राजेंद्र छोला, इनके जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है वो आपको बताने पड़ेंगे। इनके पहले भी छोला रूलर थे, जैसे प्रांत का हो सकता है फिर कोई और हो सकता है, बट उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इतने बड़े नहीं थे जितने ये दो रूलर के थे, तो एटलीस्ट ये दो रूलर के बारे में तो हमको बात करनी ही है। देयर आफ्टर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर छोला, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों को सेंट्रल, देयर आफ्टर फिर प्रोविंशियल एंड देयर आफ्टर फिर लोकल, ये एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड हार्डली 15 मार्क्स का है, 3 पेजेस ही आपको मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा पेजेस नहीं मिलेंगे लिखने के लिए, तो आपको थोड़े से कीवर्ड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यू नीड टू रिमेंबर द वर्ड्स विच वर यूज्ड इन द छोला डायनेस्टी, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड देयर आफ्टर फिर ऑब्वियसली फाइन टेम्पल, तो छोला टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है तंजावुर के अराउंड का, इट इज़ बेसिकली हैविंग स्टेटस ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राउट नाउ, बट ये टेम्पल के सर्टन फीचर्स इन्होंने पूछे कि भाई छोला वर द फाइनेस्ट टेम्पल, सो रैदर देन राइटिंग अबाउट द टेम्पल ट्राई टू राइट द फीचर्स ऑफ दोस टेम्पल, जहाँ पे आपको थोड़े से ज़्यादा मार्क जो आ जाएंगे। एंड देयर आफ्टर कंक्लूड पॉजिटिवली इन द सेंस कि व्हेन नॉर्थ इंडिया वाज सफरिंग थ्रू द इन्वेजन of Mahmud of Ghazni, South India had reached its highest epitome of the political, social, economical and cultural development under Cholas, which itself is a testimony to the greatness of the Chola dynasty. और फुल स्टॉप करके छोड़ दो, सिंस क्वेश्चन में आपको कोई स्टैंड नहीं लेना, बस आपको फैक्चुअल डाटा पूछा हुआ है, तो ये एक लाइन का जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट ओवर हियर। तो लेट्स गो आंसर में, फिर हम लोगों को क्या क्या लिखना है। तो टॉकिंग ऑफ द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, तो ये सारे पॉइंट जो है आपके आंसर में दिखने चाहिए। अगर आपने ऐसा कैसा आंसर लिख लिया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स अगर है देन मार्क्स तो आने ही वाले हैं। तो ऑब्वियसली राजा छोला जो है उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मतलब छेरा किंगडम एंड आफ्टर सेलोन, दैट इज नॉर्थन श्रीलंका जो है वो राजा छोला ने कॉन्कर करके रखा था, एंड ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनेक्सिंग मालदीव्स। तो इनिशियल लेवल पे इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट वर कैरिड आउट बाय द छोला डायनेस्टी रूलर राजा छोला
in order to have certain economical benefit for the छोला किंगडम। ये इकोनॉमिकल बेनिफिट मतलब ऑब्वियसली साउथ इंडिया की अगर आप बात करोगे तो साउथ इंडिया के टिप पे ये किंगडम था, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं थे। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कोस्टल एरिया एंड वहाँ पे ट्रेड ही सबसे ज़्यादा चलता है, तो ट्रेड जो है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको यहाँ पे दिखाई देता है इज दैट की कैवलरी फोर्सेस, छोला ऑलवेज हार्बर दैट एम्बिशन कि नॉर्थ इंडिया के जैसे रूलर कैवलरी फोर्सेस यूज करते हैं, हमको भी करनी चाहिए। बट ये कैवलरी आएगी कहाँ से? कैवलरी आएगी अरेबिक लोगों से। एंड अरेबिक लोगों से जो कैवलरी आती थी या फिर अरेबिक लोगों से जो घोड़े आते थे उसके रिटर्न ये लोग क्या देते थे? ऑब्वियसली सिल्क प्रोवाइड करते थे एंड ये सिल्क चाइना से लाना पड़ता था। दैट्स वाई छोला का जो इंपीरियल एम्पायर है वो साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच वाला था। तो वो रीज़न तो आपको नहीं देने हैं इतने ज़्यादा, दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, बट ऑब्वियसली आप ये दो फैक्चुअल डाटा लिखो। एंड टॉकिंग ऑफ द राजेंद्र छोला, देन राजेंद्र छोला के टाइम पे एक सेलोन अगेन श्रीलंका जो है वो पूरा का पूरा ही कॉन्क्वर कर लिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफीटिंग पाला किंगडम, मलाया पेनिनसुला एंड देयर आफ्टर श्रीविजया। एंड मलाया पेनिनसुला एंड श्रीविजया जो है वो साउथ ईस्ट एशियन किंगडम थे, जावा सुमात्रा आइलैंड के अराउंड वाले किंगडम थे। तो ये वाले किंगडम भी हराने का काम जो है वो राजेंद्र छोला ने ही किया। तो मल्टीपल कॉन्क्वेस्ट वेर अंडरटेकन बाय छोला डायनेस्टी in order to have strategic economical interest across South Asia and Southeast Asia। पाला डायनेस्टी बंगाल की थी एंड ऑब्वियसली आप साउथ इंडिया से बंगाल एंड बंगाल से फिर म्यांमार, म्यांमार से फिर साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला जो बेल्ट है ये छोला डायनेस्टी ने कॉन्कर किया था बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। तो छोला वेयर माइटी कॉन्करर, देन यस छोला वेयर इंडीड अ माइटी कॉन्करर। thereafter फिर छोला रूलर्स एज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, छोला रूलर एज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर में अगेन हम लोग को प्रोविंशियल एंड सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड आफ्टर लोकल तीनों की इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी। एंड आफ्टर यू कैन टॉक अबाउट अदर ट्रेंड जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टन अदर एस्पेक्ट। तो इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ टॉकिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम लोगों को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो एक किंग है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमोगेनिचर भी फॉलो हो रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, युवराज भी है। तो किंग तो है ही, राजा इज देयर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उड़ान कुट्टम बोला जाता था एंड आफ्टर फिर जो क्राउन प्रिंस होता था, हेयर अपेरेंट होता था, और बेसिकली दी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमोगेनिचर के अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड रूलर था वो था बेसिकली युवराज। तो ये वाले टर्म्स तो आपके आंसर में आने ही चाहिए। वैसे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमको दिखाई देता है कि इन प्रोविंसेस को ये मलनाडु बोला करते थे, मंडलम बोला करते थे। मंडलम वॉज डिवाइडेड इंटू वलनाडु एंड वलनाडु वॉज डिवाइडेड इंटू नाडु। एंड देयर आफ्टर प्रोविंशियल लेवल पे दो ऑफिसर भी हमको दिखाई दिए हैं। हायर ऑफिशियल है उनको पेरुंदरम बोला जाता था, लोअर ऑफिशियल जो है इनको सिरुतारम बोला जाता था। एंड ऑफिशियल को ये लोग लैंड असाइनमेंट देते थे, ये लैंड असाइनमेंट को जीविता बोला जाता था। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमको फ्यूडलिज्म के एलिमेंट मिले हैं। एंड ऑब्वियसली अब एनालिसिस आपको पूछा नहीं है बट ये आपको डालना पड़ेगा बिकॉज छोला डायनेस्टी या फिर साउथ इंडियन डायनेस्टीज आर फेमस फॉर देयर लैंड ग्रांट एंड एमर्जेंस ऑफ द फ्यूडलिज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वाले जो वर्ड है वो एटलीस्ट आपके आंसर में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में दिखने चाहिए। एंड आफ्टर फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी तक तो आपको पता ही रहेगा कि ये जो बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्राणतका का उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें हमको इलेबोरेटली दिखाई दिया है कि एक गांव है उत्तरामेरूर, उसको 30 अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया है। एक राजदूतक दूतका आएगा एंड फिर राजदूतक हर एक वार्ड में जाएगा। हर एक वार्ड में जाने के बाद वहाँ पे जितने भी एलिजिबल वोटर है उनके नाम के चिट बनाएगा एंड वो एक पॉट में डालेगा। ये पॉट को सील किया जाएगा एंड एट असाइन डेट फिर क्या होगा, वो दूतक जो है सारे पॉट लेके एक जगह पे बैठेगा एंड देयर आफ्टर फिर बच्चों को बुलाया जाएगा एंड पॉट में से चिट्ठियाँ उठाई जाएगी एंड देयर आफ्टर जो नंबर है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, फिर मेंबर जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही यू कैन से दैट कि एकदम ही नसीब वाला डेमोक्रेटिक सिस्टम वी कैन टॉक अबाउट, और वी कैन टॉक अबाउट लॉट सिस्टम से डेमोक्रेटिक मीन्स अचीव करने की कोशिश। बट इन एनी केस लॉट सिस्टम, दूतक, प्राणतका एंड चौथा कीवर्ड जो है दैट इज उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, ये आपके आंसर में दिखने चाहिए ताकि आपको इलेबोरेट नॉलेज है वो आंसर चेकर को दिख जाए। एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में फिर असेसमेंट मेथड, एंड असेसमेंट मेथड के साथ साथ जो है लैंड रेवेन्यू रिड्यूस जो किया था छोलाज ने 1/3 के ऊपर, ये भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा।
तो रेवेन्यू असाइनमेंट जो है वो भी हमको बेसिकली बताने पड़ेंगे ताकि कॉम्प्रीहेंसिव आइडिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए। तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे क्या? यस थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे, लोकल सेल्फ असेंबली के एविडेंसेस मिले हैं, एंड रेवेन्यू का बोझा और रेवेन्यू का जो पूरा का पूरा जो ये है जो बेसिकली बर्डन है वो पीजन के ऊपर भी नहीं डाला जा रहा था। तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर आपने बता दिया। तो यू हैव टू मूव ऑन टू द बिल्डर ऑफ द टेम्पल। ना ऑब्वियसली फिर बिल्डर ऑफ द टेम्पल मतलब टेम्पल में जो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है वो सारा इन्होंने ही बनाया है। तो बस कीवर्ड में भी अगर आपने बात कर ली तो चल जाएगा। तो इनके पास जो है बेसिकली मोर इलेबोरेट स्ट्रक्चर है, एंड मोर इलेबोरेट स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल जो है वो राजा राजेश्वरा टेम्पल और बेसिकली बृहदेश्वरा टेम्पल जो है तंजावुर का, वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो। देयर आफ्टर स्टोन रिप्लेस्ड ब्रिक्स। तो पहले ब्रिक का जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता था, अब उसके जगह बड़े बड़े स्टोन आर्किटेक्चर जो है वो हमको दिखाई दिए है। ऑर्नेट पिलर्स हम लोगों को दिखाई दिए है, मंडपम हमको दिखाई दिए है। देयर आफ्टर गोपुरम जो है अब वो मीनिंगफुल बना है। गोपुरम मीनिंगफुल बना है मतलब टॉकिंग ऑफ द गोपुरम, देन अगेन बृहदेश्वरा टेम्पल का ही एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि 4 अलग अलग गोपुरम दिखे हैं, एंड गोपुरम जो है उसमें हम लोगों को क्या दिखा है, देन पिरामिडिकल स्टोरीज दिखे हैं, मतलब पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो है गोपुरम का वो भी हम लोग को दिखाई दिया है। मोनोलिथिक शिखर, ये भी सिग्निफिकेंट था कि जो टेम्पल होता था वो टेम्पल का जो गर्भगृह है उसके ऊपर पहले लोग विमान बांधते थे, विमान के ऊपर एक मोनोलिथिक शिखर के भी एविडेंसेस हमको दिखाई दिए हैं। द्वारपालाज आर बिकमिंग परमानेंट। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों को साउथ इंडिया के द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में द्वारपाल जो है वो भी दिखाई दिए। तो द्वारपाल वाला वर्ड जो वो भी होना चाहिए। एंड आफ्टर फिर पॉलिश स्कल्पचर हमको दिखाई दिए। पॉलिश स्कल्पचर मतलब बेसिकली मिथुन के जो स्कल्पचर जो है वो हम लोगों को इनके टेम्पल के ऊपर दिखाई दिए हैं। तो ये सारे जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। मैंने बस आपको कीवर्ड दिए हैं, आंसर थोड़ा सा आप लिखोगे, बट ये कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर में सारे कीवर्ड आपको दिखाई देने चाहिए, एंड हर एक कीवर्ड जो उसका रफली पकड़ के चलो 0.25 मार्क जो आपको आएगा ही आएगा। तो अगर आपको ज़्यादा मार्क चाहिए तो ये कीवर्ड के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना है ताकि 0.25 मार्क जो आपके आंसर में आपको आते चले जाए। बिकॉज ऑब्वियसली छोलाज इफ दे आर इलेबोरेट कॉन्करर, इलेबोरेट बिल्डर, इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटर, देन आपको वो सारा फैक्चुअल डाटा जो है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर आंसर वॉज टू बी रिटन। डिबेट मैंने आपको पहले भी समझाया था एंशन में कि जहाँ पे डालनी ज़रूरी है वहीं पे डालोगे, अननेसेसरी हर जगह पे डिबेट डालना ज़रूरी नहीं होता है हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर में। तो अगर आपको चाहिए डिबेट डालना है तो ट्राई टू इनकलकेट इट इनटू इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन rather than writing it into body, बिकॉज यहाँ पे बॉडी में कोई डिबेट पूछी ही नहीं है। एक क्लीन स्लेट आंसर पूछा है कि छोला जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देना, वो हमने दे दी। एंड देयर आफ्टर मैंने आपको एक लाइन का कंक्लूजन भी बताया था इन द बिगिनिंग, वो एक चिपका दो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देयर आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन जो है वो खालसा पंथ से है। तो गुरु नानक एंड खालसा पंथ, ये भी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था बिकॉज रिसेंटली खालिस्तान के ऊपर रह के बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है। मैंने आपको बताया भी था कि 2021 के अराउंड जो एजिटेशन हुए थे पंजाब में फार्म लॉस को लेके, उसके वजह से वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था वो आया। अब वापस से थोड़ी सी हलचल है तो वापस से क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है आने के चांसेस जो है। तो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे कि डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिख कम्युनिटी फ्रॉम निर्गुण भक्ति सेंट इनटू पॉलिटिको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वाला अगर क्वेश्चन 10 मार्क के लिए होता देन ऑब्वियसली आपको एक ही डायमेंशन कवर करना था, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द सिख रिलीजन अंडर 10 गुरु। बट ये 15 मार्क के लिए है तो आपको एक और एस्पेक्ट डालना पड़ेगा, एंड दैट एस्पेक्ट इज बेसिकली ये जो है दैट इज जो मल्टीपल फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ दिस रिलीजन अंडर वेरियस गुरुज इनटू वी कैन से दैट की दिस वन दैट इज मिलिटेंसी। तो ये वाले जो एस्पेक्ट है दोनों आपको कवर करने पड़ेगा, आपको फैक्टर्स भी बताने पड़ेंगे। एंड आफ्टर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको मतलब एक इवोल्यूशन जो है अंडर सिख रिलीजियस गुरु वो भी आपको बताना पड़ेगा। एंड आफ्टर कंक्लूजन में वही लिखना है कि सिखिज्म जो है इट टुक अ प्रोमिनेंट शेप थ्रू इट्स मिलिटरिज्म। तो सिखिज्म बचा ही इसके वजह से बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये मिलिटरिज्म नहीं होता सिखिज्म में देन ऑब्वियसली सिखिज्म वुड हैव गॉट पेरिश लॉन्ग बैक इटसेल्फ। तो उसी के लाइन पे आपको इसको कंक्लूड करना है। तो अगेन फैक्चुअल डाटा है। तो गुरु नानक जो है उनके अंडर ये गुरु का लंगर एंड इक्वालिटी बेस्ड रिलीजन जो है वो चालू हुआ। देयर आफ्टर सेकेंड गुरु जो है कंटेम्प्ररी थे किनके, बाबर के,
एंड दर आफ्टर बाबर के साथ साथ हुमायूं भी। इसके अलावा इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो लिखा। थर्ड गुरु गुरु अमरदास जो है वो जो कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, एंड दर आफ्टर उन्होंने अनंत का राज मैरिज सेरेमनी चालू की। मांझीपीरी इंस्टीट्यूशन भी इन्हीं के अंडर चालू हुआ है, एंड गुरुशिप को हेरिडिटरी बनाने का काम जो है वो भी किया। मांझीपीरी सिस्टम तो ऑब्वियसली वेरी कॉमन है, तो आई गेस आपको पता ही होगा। आनंद मैरिज कराज मैरिज जो है वो बेसिकली सिख रिलीजन में सिंप्लिसिटी से किए गए जो मैरिजेस होते हैं उसको आप बोलोगे। तो जो मैरिज है उसमें डाउरी नहीं देनी है, मैरिज है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, गुरुद्वारा में आओ एंड नॉर्मल मैरिज करो। दैट वाज आनंद का राज सेटलमेंट, एंड देयर आफ्टर गुरुशिप हेरिडिटरी करने का काम जो भी गुरु अमरदास ने ही किया था। फोर्थ गुरु जो है रामदास, तो गुरु रामदास जो है अगेन कंटेम्प्रेरी अकबर के थे। इन्हीं के टाइम पे ही अमृतसर बना, एंड फिर गोल्डन टेम्पल जिसका एक्चुअल नाम हरमंदिर साहिब जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो भी इन्हीं के अंडर चालू हुआ। इट वाज अकबर जिन्होंने अमृतसर वाला प्लॉट गुरु रामदास को दिया था। अकबर के साथ गुरु रामदास के रिलेशन अच्छे भी थे। अकबर हैड विजिटेड अमृतसर, एंड अकबर में लंगर में बैठ के सारे लोगों के साथ खाना भी खाया था। तो ये बेसिकली आपको यह दिखना पड़ेगा। एंड इट वाज गुरु रामदास जिन्होंने दासवन सिस्टम जो है वो भी चालू की थी। दासवन जो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टिथ मतलब रिलीजन जो है इट इज़ हैविंग राइट टू कलेक्ट टैक्सेशन फ्रॉम इट्स फॉलोअर फॉर द बेटरमेंट ऑफ रिलीजन। तो जो अमीर सिख लोग हैं उनके इनकम से 10% का दासवन जो है वो कलेक्ट करना इन्होंने चालू किया, एंड वो पैसों से जो पुअर सिख है उनके हेल्प के लिए काम करेंगे। तो वैसी वाली चीज़ जो है ये फोर्थ गुरु के अंडर हम लोगों को दिखाई देती है। देयर आफ्टर फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव। ना टॉकिंग ऑफ गुरु अर्जन देव जो है वो कंटेम्प्रेरी थे जहांगीर के, और उन्होंने जो है इनिशियल लेवल पे आदि ग्रंथ जो है कंपाइल भी किया था। यह आदि ग्रंथ जो है पहले से ही चल रहा था, बट ऑब्वियसली सेकंड गुरु के अंडर ये बना था। बट फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव है, उन्होंने पहले 5 गुरु जो है उनके सारे के सारे जो प्रवचन है सेरेमॉन्स है उनको आदि ग्रंथ में डालने का काम कर दिया। एंड फिर ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मैरिटियर, बिकॉज अकबर के टूवर्ड्स द एंड एक रिवॉल्ट हुआ था। ये रिवॉल्ट में बेसिकली जहांगीर एंड खुसरो के बीच में झगड़े हुए। खुसरो को सपोर्ट करने का काम जो है गुरु अर्जन देव ने किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो हारा। जहांगीर बिकेम विक्टोरियस, एंड जहांगीर जब विक्टोरियस बना तो ही बेसिकली किल्ड गुरु अर्जन देव। तो गुरु अर्जन देव वॉज द फर्स्ट मैरिटियर। एंड फिर यहाँ से हम लोगों को सिख रिलीजन जो है वो थोड़ा सा मिलिटेंट बनता हुआ दिखाई दिया है। गुरु अर्जन देव को शाहिदीन दे सरताज भी बोला जाता है, दैट इज क्राउन ऑफ मैरिटियर्स भी बोला जाता है। गुरु हरगोबिंद ही वॉज पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने इनिशियल लेवल पे मिलिटेंसी इम्पार्ट करने का काम जो है सिख रिलीजन में किया था। देयर आफ्टर फिर गुरु हर राय, एंड देयर आफ्टर गुरु हरकिशन। गुरु हर राय एंड गुरु हरकिशन जो है वो मुगलों के साथ पॉलिटिक्स में इंटरफियर करते हुए हमको दिखाई दिए हैं। जैसे हर राय जो है उन्होंने दारा सिखों को शेल्टर भी दिया था फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम जब वो औरंगजेब से हारा था। तो ये वाले एस्पेक्ट क्लियरली शो करते कि मिलिटेंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी फ्रॉम 6 गुरु ऑनवर्ड। बट इट इज बेसिकली लास्ट 2 गुरु जिनके अंडर मिलिटेंसी वो सबसे ज्यादा आई। तो सेकेंड लास्ट गुरु इज गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर जो है ही वॉज वर्किंग इनसेसेंटली अगेंस्ट औरंगजेब पॉलिसी ऑफ द फोर्सिबल कन्वर्जन। अल्टीमेटली औरंगजेब ने इसी चीज की वजह से उनको अरेस्ट किया, एंड देयर आफ्टर उनका जो है सर भी कलम कर दिया, दैट इज उनको एक मैरिटियर डूम दिया। एंड देयर आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह जब बेसिकली खालसा पंथ उन्होंने एस्टैब्लिश किया 1699 में, तो इट वाज अ फाइनल स्ट्रॉ फॉर द सिख रिलीजन। इट वाज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर सिख रिलीजन, बिकॉज ऑफ सिख रिलीजन की अपनी एक आर्मी है, एंड वो आर्मी जो है गुरु के अंडर है। तो गुरु जो पहले एक ज़माने में मांझीपीरी इंस्टीट्यूशन लेके बैठे थे, वो मांझीपीरी इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दी, एंड उसके जगह खालसा इंस्टीट्यूशन चालू करने का काम जो है गुरु गोबिंद सिंह ने किया। एंड इट वॉज गुरु गोबिंद सिंह जिन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप जो आदि ग्रंथ साहिब में ट्रांसफर भी कर दी, सो दैट नो मुगल रूलर कैन किल गुरु एंड डैमेज द रिलीजन। अब बुक के साथ क्या ही कर सकते हो। तो दैट इज अल्टीमेटली गुरु गोबिंद सिंह जो है उनके बाद आपको कोई गुरु भी नहीं दिखाई देते हैं। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ द सिखिज्म इनटू मिलिटेंसी। तो सिखिज्म का एक इवोल्यूशन इन्होंने पूछा था, वो हमने बता दिया। एंड फिर इसके साथ इसके फैक्टर भी हमको देखने पड़ेंगे, बिकॉज ये 10 मार्कर नहीं है, 15 मार्कर है, राइट। एंड 15 मार्कर क्वेश्चन में हम लोग को ये फैक्टर्स जो है वो पता होने चाहिए। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट फैक्टर जो है वो क्या है, देन सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th गुरु अर्जन देव देयर वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन सिख रिलीजन एंड मुगल। एंड इसमें फिर सिख रिलीजन के जो गुरु है दे आर बेसिकली सीन
एज इंटरफियरर इनटू द मुगल अफेयर, और इसके एविडेंसेस भी हमको दिखाई देते हैं कि मुगलों की पॉलिसीज में इंटरफियर करके एक तो मुगलों को रोकने का या फिर सपोर्ट करने का काम डिफरेंट सिख गुरुओं ने किया है, एंड दैट इज हाउ दे अल्टीमेटली गॉट द wrath ऑफ द एंटायर मुगल्स ऑन देमसेल्फ, एंड जब मुगलों का wrath आएगा तो आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब was Sunni Islamist, and in that capacity he wanted to convert India into Darul Harb, मतलब लैंड ऑफ इस्लाम। तो इंडिया को लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना है तो फोर्सिबल कन्वर्जन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम द फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ औरंगजेब। फिर 1699 में खालसा भी बनी थी। एंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप। अब गुरु जब नहीं रहेंगे तो आदि ग्रंथ साहिब जब अमृतसर में रखा जाएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको मिलिटेंट आर्मी लगेगी, and that is also one of the reason कि why this religion turned out to be a militant religion. Foundation of the Khalsa, as I told you, खालसा का पर्पज ही वही है, that is to defend Sikh religion from the repetitive onslaught of the Mughal. And last but not least कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इंडिया के ऊपर वापस से इन्वेजन चालू होने लग गए। पहले फिर नादिर शाह, दूसरा जो है वो अहमद शाह अब्दाली, एंड आफ्टर जमान शाह। ये ग्रेट इन्वेजन इंडिया पे हुए इन द टाइम पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी। ये इन्वेजन के वजह से सिख रिलीजन वांटेड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, एंड दैट्स एक मिलिटेंसी वाला एंगल है वो आया था। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर जो है उसके ऊपर वी कैन टॉक अबाउट, एंड कंक्लूजन में वही आएगा, बिकॉज ऑफ द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिख रिलीजन वॉज ट्रैप्ड फ्रॉम द माइटी इन्वेडर्स एंड thereafter मेजॉरिटी और एक माइटी पावर विद इन आवर कंट्री। In that capacity, militancy instinct not only made them capable to defend their religion, but it also helped them to survive the test of the time. तो इस लाइन पे आके इसको छोड़ देना, that will be more than sufficient. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो अगेन इसमें भी ज़्यादा जो है कुछ एनालिसिस वाले नहीं दिखाई देंगे, एंड ये डिफरेंस है द आंसर्स ऑफ द एंशंट एंड मीडिएवल में। एंशंट में हमने देखा था आंसर थोड़े से एनालिटिकल होते हैं, मीडिएवल के आंसर्स थोड़े से फैक्चुअल होते हैं। तो यहाँ पे आपको फैक्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, फोकस अपॉन द कीवर्ड मोर, बिकॉज क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एनालिसिस ज़्यादा पूछा हुआ नहीं है। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन जो है एज आई हैड टोल्ड यू कि आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन डेली बेसिस, दो क्वेश्चन तो करेंगे ही बेयर मिनिमम, तो दैट वी हैव डन। अगेन जाने से पहले फिर न्यू बैच ऑफ द ऑप्शनल इज लॉन्चिंग, या देन इसके ऊपर अब बहुत सारी बातें हो गई है। तो बेसिकली जो ऑप्शनल वाला बैच है एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसके अब दो पिलर होंगे, एक होगा फाउंडेशन में एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न इंडिया मॉडर्न वर्ल्ड के लिए रफली 35 to 40 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू टेक, जिसमें आपका एक इलेबोरेट फाउंडेशन बन जाएगा। फाउंडेशन जब कवर होगा, एक बेसिक नॉलेज जब आएगा, देन ऑब्वियसली ये फाउंडेशन के साथ साथ जो है आपको आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू कंटेंट। ये कंटेंट जो है आपके नॉलेज को एनहेंस करने के लिए एंड एग्जाम में कंटेंट डेवलपमेंट दोनों के लिए काम में आएगा। ये कंटेंट जब आप देखोगे देन ऑब्वियसली उसके बाद में आपको कोई क्वालिटी एनरिचमेंट वाले कोर्सेस है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंटेंट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड आई हैव डिवाइडेड दिस कंटेंट इनटू 3 कैटेगरीज। एक क्रक्स मटेरियल है विच आर बेसिकली प्रिंटेड मटेरियल। ये प्रिंटेड मटेरियल आपको एक होलिस्टिक नॉलेज देगा। किसका नॉलेज देगा? देन पूरे हिस्ट्री ऑप्शनल का। देर आफ्टर पीपीटी का एक्सेस तो रहेगा ही, एंड बाय एंड लार्ज आपको पता भी चल गया होगा कि चीज़ें जब आंखों के सामने होती है तो विजुअल मेमोरी इज क्वाइट गुड। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इज बेसिकली हैंड रिटन नोट, जो एक क्रिस्प वर्जन है मेरे गाइडेंस के अंडर बने हुए नोट्स है, जो आपको कब हेल्प करेंगे, तो जब आप एक्चुअल मेंस लिखोगे तो आपका जीएस पेपर एंड ऑप्शनल पेपर के बीच में आपको 5 दिन की छुट्टी रहेगी। तो 5 दिन की छुट्टी में यू कैन ईजिली रिवाइज एंटायर ऑप्शनल वाया दिस हैंड रिटन नोट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन वाला पैकेज जो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू। एंड इसका जो सेकेंड पिलर है दैट इज रिलेटेड टू द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में टोटल 12 टेस्ट आई एम गोइंग टू कंडक्ट, एंड सारे टेस्ट का डिस्कशन ऐसा ही होगा। ओके मैं हर एक टेस्ट में तो प्रॉमिस नहीं कर सकता आपको हैंड रिटन आंसर्स के, बट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इलेबोरेट मॉडल आंसर्स, एंड मॉडल आंसर के साथ साथ आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ द अप्रोच बॉक्स एंड बेयर मिनिमम डाटा विच विल हेल्प यू इन टैकलिंग एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन दैट विल बी देयर इन योर मेंस पेपर। तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज वी आर ऑफरिंग एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ यू यूज माई कोड। एंड अगर आप इसी बार का मेंस दे रहे हो तो अब ऑब्वियसली फाउंडेशन का टाइम तो है नहीं, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज, तो सेम टेस्ट सीरीज जो है इसमें बस टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल आंसर मिलेगी, एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक इलेबोरेट डिस्कशन ऑल्सो। तो ये जो टेस्ट सीरीज जो है वी आर ऑफरिंग अगेन एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ यू यूज माई कोड SN Live। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है, परचेस करनी है, तो यू कैन गो ओनली फॉर द टेस्ट सीरीज,
बट फाउंडेशन वाला मॉडल जो भी एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोगों ने डेवलप करके रखा है एट एन अफोर्डेबल रेट, तो उसको भी थोड़ा सा देख लोगे। एंड दैट विल बी इट गाइज फ्रॉम माई साइड टुडे। अगेन ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी आपको बेसिकली मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एंड वो सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू कैन हैव द एक्सेस टू द पीपीटी। एंड दैट विल बी इट गाइज। फिर आज रोकते हैं, विल मीट अगेन ओके फॉर द नेक्स्ट सेशन। वो अगेन रहेगा, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू पिक अप एंड उसका भी डिस्कशन है, विल बी कवरिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस, विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।